अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 15.1 के जहाँ से क्वेश्चन स्टॉप किए थे वहीं से ही कंटिन्यू करने हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जो कि आपके लास्ट 3 लेक्चर्स का रिव्यू होगी। और अगर आपको इस तरह से डेटा गिवन हो कि आपके चार जो हैं वो आपको अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज गिवन, ए बी 110, अल्फ़ा बी 90, ए बीटा 290 और अल्फ़ा बीटा आपको 510 गिवन है। तो आपने इस तरह से एक टेबल बनाना है, 2x2 का टेबल बनेगा और आपको पता है कि ये किस तरह से टेबल की वैल्यूज़ अरेंज करनी है। हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो गिवन है और उसके बाद ये वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं, ये वाली वैल्यूज़ और प्लस ये आपका टोटल आ जाता है। तो इस टेबल को इस तरह से फिल भी कर लिया था हमने। तो ये एग्ज़ाम्पल है जो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे कर सकते हैं। उसके बाद ये भी एक एग्ज़ाम्पल हो सकती है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर आपके पास n1660 है, a गिवन है, b और a b गिवन है, तो आप इन 4 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए भी टेबल के अंदर जितनी भी फ्रिक्वेंसीज रिक्वायर्ड हैं आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने एट्रीब्यूट वेरिएबल पढ़ लिया था, पॉजिटिव क्लास, नेगेटिव क्लास और अल्टीमेट क्लासेस की डेफिनेशन, इनको डोनेट किस तरह से करते हैं, प्रोनाउंसिएशन, वो सारी चीज़ें देख ली थी। और इसका बी पार्ट किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, 2 का जो सी पार्ट है, दिस वन, मैंने आपसे ये कहा था कि आपने ये ख़ुद करना है ये सवाल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लिया होगा कि अंदर की जो अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए कि ये वाली कंडीशन जो है वो मीट कर जाए, विच इज़ a इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा और b जो है वो n/2 है, यानी ये 4 वैल्यूज़ हैं n/2। हमने फाइंड आउट करना है कि a b अल्फ़ा बीटा के बराबर हो, कोई ऐसी वैल्यू आ जाए और a बीटा और अल्फ़ा b बराबर हो जाए और ये कंडीशंस भी फुलफ़िल हो रही हों, ये वाली सारी। आई होप आप लोगों ने इसको बहुत जल्दी गेस कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने गेस नहीं किया तो फॉर योर फर्दर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको क्या गिवन है, ये गिवन है n/2, n/2, n/2 और n/2 और यहाँ पे आपको टोटल n गिवन है। और अगर आपको ना भी गिवन हो तो आप अगर n/2 और n/2 को सम करेंगे तो आपके पास n ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे चारों अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज में n/4 यूज़ किया है। तो n/4 से क्या मुराद है कि अगर मैं n/4 और n/4 का सम करूँ तो मेरे पास टोटल n/2 आएगा, विच इज़ n/2 एक्चुअली, यानी मेरे पास सम n/2 पड़े हुए हैं अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज़ के। तो मैंने कोई दो ऐसी वैल्यूज़, सेम वैल्यूज़ उठानी है जिनके सम से मुझे n/2 मिल जाए। तो n/4 वो वैल्यू है जिसके सम पे दो n/4 और n/4 को सम करेंगे तो मुझे 2n/4 आ जाएगा, 2 और 4 कैंसिल होकर n/2 बन जाएगा। तो ये जी आपका था सी पार्ट, जिसमें आपने एक बहुत छोटा सा गेस करना था और आपको आंसर पता चल जाना था। ऐसे ही है। चलें जी, आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये तो आपके एक होम असाइनमेंट थी जिसके ऊपर मैंने रिव्यूज़ दे दिए अपने। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे पहले तो हम कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा या कंसिस्टेंसी ऑफ एट्रीब्यूट भी कहते हैं इसको, सबसे पहले वो देखना है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें जो प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को देखना आसान हो जाए, ठीक है। बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए ये चीज़ें पढ़ने और देखने के लिए, क्योंकि एट दी एंड आपने अपने बिहाफ पे ये चीज़ें रिवाइज़ करनी होती हैं। तो कंसिस्टेंस ऑफ डेटा, the class frequencies that have been observed in one and the same population are said to be consistent if they conform with one another and do not conflict each other। अब ये जो लाइन ऑफ डेफिनेशन है इसकी वो ये कहती है कि जैसे अगर मैं इन कंडीशंस की बात करूं तो ये 6 वो कंडीशंस हैं जिनके अगर ये कंडीशंस मीट हो जाएं तो हमें कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा मिल जाती है। लेकिन अगर
ए बीटा और अल्फ़ा बी की वैल्यू को जमा करने पर बीटा की वैल्यू ना आए तो इसका मतलब है कि आपका डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। या बी और बीटा को प्लस करने पे अगर एन टोटल आपका ठीक नहीं आ रहा, ए और अल्फ़ा को प्लस करने से तो एन ठीक आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम बी और बीटा का सम भी एन होना चाहिए, और अगर आपके डेटा में वो सम एन के इक्वल नहीं आ रहा तो इट मीन्स योर डेटा इज़ इनकन्सिस्टेंट। या इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स कर जाती है तो आपका डेटा इनकन्सिस्टेंट है, सम अगर इक्वल नहीं आता। इन द स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट्स नो क्लास फ्रिक्वेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इन द स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट्स नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन एवर बी नेगेटिव। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, एक छोटी सी मिथ लिखी हुई है इसकी, विच इज़ नो नेगेटिव एट्रीब्यूट। अगर आपको एक भी नेगेटिव एट्रीब्यूट मिल जाती है आपके 2x2 टेबल के अंदर तो इट मीन्स योर डेटा इज इनकंसिस्टेंट। If any class frequency is negative, the data are said to be inconsistent. Inconsistency may be due to wrong counting, inaccurate additions or subtraction, or due to misprints. The necessary and sufficient condition for the consistency of a set of class frequencies is that no ultimate class frequency should be negative. यहाँ पर क्या बात हमें पता चली है कि अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी कोई भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी 4 हैं हमारे पास, ए बी, ए बीटा, अल्फ़ा बी, अल्फ़ा बीटा। तो ये 4 में से कोई भी एक अगर नेगेटिव अगर कर जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट है, और अगर चारों पॉजिटिव हैं तो इट मीन्स योर डेटा इज़ कंसिस्टेंट। टू टेस्ट द कंसिस्टेंस ऑफ डेटा वी कैलकुलेट द अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज from the given data, and if any of the ultimate class frequencies turns out to be negative, data will be inconsistent. If no ultimate class frequency is negative, the data are consistent. It is however important to note that the consistency of data is no proof of accurate count, accurate addition or subtraction, or the absence of misprint. और डेटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट कब होता है कि जब आपको जो सैम्पल मिला है, जो काउंटिंग का डेटा मिला है वो इनकरेक्ट हो, यानी उसमें कोई सैम्पल गलत काउंट कर लिया गया हो, जिसकी वजह से जो आपका टेबल है वो आपको डेटा इनकंसिस्टेंट शो कर रहा है एट द एंड। अब आपको 3 के बी पार्ट में तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 तरह का डेटा गिवन है और आपने उन तीनों पे ये बताना है कि वेदर द डेटा इज़ कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, अब सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है कि एन आपके पास 120 गिवन है, ए 82 है और ए बी की फ्रीक्वेंसी 90 है। तो आपने इस डेटा को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है, टेबल को फिल करके ये फाइंड आउट करना है कि अगर टेबल की कोई भी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी -2 आ जाती है तो हमने वहीं पे स्टॉप करना है और हमें पता चल जाएगा कि हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट है। अब 3 के बी पार्ट में ये जी आपके पास एन 120 गिवन है, ए 82 है और ए बी आपके पास 90 है। तो मैंने अपना टेबल बनाया, सबसे पहले ए अल्फ़ा, बी बीटा और यहाँ पर टोटल की हेडिंग दे दी है। ठीक है, मैंने ए एन 120 है वो 120 लिख दिया। ए आपको 82 गिवन है तो ए की फ्रिक्वेंसी यहाँ लिखी जाती है वो मैंने लिख दी, और ए बी की फ्रिक्वेंसी 90 है, ए बी की फ्रिक्वेंसी 90 गिवन है तो ये लिख दिया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम सबसे पहले ये वाली रो को फिल करें क्योंकि इन रो में 2 वैल्यूज़ गिवन है। तो 82 में से माइनस करें 90 तो कितना आता है -8। यहाँ पे हमने माइनस के साइन का बहुत ख्याल रखना है जिससे हमें यही पता चलेगा कि वेदर द डेटा इज़ इनकंसिस्टेंट और नॉट। तो टोटल 82 है जिसमें से एक एट्रीब्यूट 90 को माइनस करी तो -8 आ गया। अब अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो इसका मतलब है कि आपका डेटा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जी सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको क्या गिवन है, एन आपको 50 है, ए 40 गिवन है, बी आपके पास 32 है और ए बी 15 है। देख लेते हैं एक बार इसको।
ये जी N50 है, A40, B32 और AB आपके पास 15 है। तो इसी तरह से आपने टेबल फिल करना है। टेबल फिल करना तो अब आपको आ गया बहुत अच्छे से। तो आप ये देखेंगे कि आपकी यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव अपीयर होगी, जिससे मुराद ये है कि आपका डेटा इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है आपका N1000 है, AB 200 है, A बीटा 350 और अल्फ़ा बी आपके पास 500 है। तो आप इसको भी देख लेंगे इस तरह से। ये आपका -50 एक वैल्यू आएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट है।